और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है बेहद इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। यहाँ पे हम लोग जीके के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो इतने हैं कि आपके कुछ क्वेश्चंस यहाँ से फंस सकते हैं, और दूसरी बात आपको ये भी बता दें कि किसी क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में जानना सीखिए, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना सीखिए, उसका रीज़न क्या हो सकता है इस बात को समझिए। देखो, अगर एक क्वेश्चन को पढ़ के आपके कई क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो उससे अच्छी कोई भी बात नहीं हो सकती। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, एक क्वेश्चन को करके अगर कई क्वेश्चंस आपके सॉल्व आउट होते हैं तो उससे अच्छी कोई भी बात नहीं हो सकती। कैसे पढ़ोगे उस बात में बाद में बात करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन जो है यहाँ पे लोधी राजवंश का अंतिम शासक था? ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे बताना है कि अंतिम शासक जो है वो आपका यहाँ पे कौन था। सभी को पता होगा कि इब्राहिम लोधी क्या हो जाता है, लोधी वंश का शासक हो जाता है। और एक चीज और यहाँ पे याद रखेंगे, बहलोल लोधी यहाँ पर कौन था, तो बहलोल लोधी जो है वो यहाँ पर इनका पहला शासक था जिसके द्वारा जो है यहाँ पे स्थापना करी गई थी। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब होता क्या है, असल में पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है, ठीक है, इस बात को बड़े ध्यान से समझो। क्या होता है यहाँ पे कि पानीपत का जो, ठीक है ना, पानीपत का जो युद्ध होता है, कहने का मतलब क्या है, पानीपत का जो यहाँ पे प्रथम युद्ध होता है वो किसके द्वारा यहाँ पे लड़ा जाता है, बाबर के द्वारा लड़ा जाता है। और बाबर क्या था, यहाँ पे पहला अफगानी था जो यहाँ पर क्या करता है, आता है और आकर यहाँ पर क्या करता है, दिल्ली सल्तनत पे राज करता है। ठीक है, अब होता कब है ये युद्ध, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है ना, ये तो आपको पता है कि बाबर क्या करता है, यहाँ पे युद्ध लड़ता है, लेकिन होता कब है युद्ध, ये भी यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है ना, अब समझो, अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो 21 अप्रैल 1526 में क्या होता है, युद्ध जो है वो आपका लड़ा जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, 21 अप्रैल 1526 में क्या हो जाता है, ये जो युद्ध है वो आपका लड़ा जाता है, और इस युद्ध को आपका पानीपत का युद्ध बोला जाता है। ठीक है ना, कहने से बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे समझो, पहला अफगानी है जो उस समय पर क्या बनता है, भारत का शासक बनता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है यहाँ पे, पहला अफगानी है जो भारत का कौन शासक बनता है, तो आप लोग याद रखेंगे बाबर यहाँ पे बनता है। और किसको हराकर बनता है, तो आप ये भी याद रखोगे कि सर इब्राहिम लोधी को यहाँ पर हराकर जो है बाबर यहाँ पे शासक बन जाता है। लोधी वंश का शासक कौन होता है, ठीक है ना, लोधी वंश का जो शासक है वो यहाँ पे इब्राहिम लोधी है। इसकी स्थापना जो है बहलोल लोधी के द्वारा यहाँ पे करी जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है कि 1875 में यहाँ पे जो स्थापना है किसकी, 1875 में आर्य समाज की जो स्थापना है वो आपकी किसके द्वारा करी गई थी, तो सभी को क्लियर कर देते हैं। ठीक है ना, अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा क्या हो जाती है, इसकी स्थापना जो है वो आपकी कब करी जाती है, 1875 में आपकी करी जाती है ना, कब करी जाती है, तो 1875 में करी जाती है। सर बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पर से कुछ क्वेश्चंस को समझो। पहला क्वेश्चन यहाँ पर समझना, दयानंद सरस्वती का जो जन्म है वो यहाँ पे कब हुआ था, 1824 में हुआ था। ठीक है, पहला तो इनका जन्म यहाँ पर याद रखेंगे कि इनका जो जन्म होता है वो कब होता है, 1824 में जो है वो यहाँ पर इनका जन्म हो जाता है। पहला पॉइंट आप यहाँ पर याद रखो, सर बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। दूसरी चीज यहाँ पर समझो, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इनका जन्म होता कहाँ पर है, तो आप ये भी याद रखोगे कि सर गुजरात में क्या हो जाता है, इनका जन्म हो जाता है। ठीक है ना, किनका, यहाँ पे दयानंद सरस्वती का क्वेश्चन आया तो इन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है ना, कि इन्होंने जो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाता है कि इनके जो बचपन का नाम होता है वो यहाँ पर क्या होता है, बचपन का जो नाम है वो यहाँ पर इनका मूल शंकर हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, मूल शंकर हो जाता है। और थोड़ा सा अगर आप लोग और यहाँ पे इनके डिटेल के बारे में जानोगे, ठीक है ना, तो इन्हीं के द्वारा क्या हो जाता है, इन्होंने ही एक नारा भी दिया था कि सब कुछ छोड़ छाड़ के अंग्रेजी कल्चर को छोड़ दो और वेदों की ओर यहाँ पर लौट जाओ। ठीक है ना, इनके द्वारा क्या नारा दिया जाता है कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है ना, क्या हो जाता है, वेदों की ओर जो है यहाँ पे लौटो, इनके द्वारा ये जो है वो यहाँ पे नारा भी दिया जाता है। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, और हमें यहाँ तक क्लियर भी हो गया है, वेदों की ओर लौटो जो है इनका नारा भी था। दूसरी चीज यहाँ पर आप ये समझना कि इन्हीं के द्वारा क्या हो जाता है, इन्हीं के द्वारा हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश भी लिखी जाती है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, अगर हिंदी भाषा में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हिंदी भाषा में जो सत्यार्थ प्रकाश है, ठीक है ना, क्या हो जाती है, सत्यार्थ प्रकाश जो है वो इनके द्वारा यहाँ पर लिखी जाती है। ठीक है ना, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, तो दयानंद सरस्वती यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इनका सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ निम्न में से किस भाषा में लिखे गए थे, पाली, अपभ्रंश, संस्कृत या फिर प्राकृत। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो प्राचीन के बौद्ध ग्रंथ थे वो आपके किस भाषा में लिखे गए थे, तो सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे पाली भाषा में जो है वो आपके लिखे गए थे। ठीक है ना, किस भाषा में लिखे गए थे, तो पाली भाषा में जो है यहाँ पे लिखे गए थे। और दूसरी चीज याद रखना कि गौतम बुद्ध की जितनी कथाएं हैं वो सारी की सारी जो है जन्म की कथाएं वो सारी की सारी पाली भाषा में लिखी गई है, और उन कथाओं का जो समूह हो जाता है उसको आपका जातक कहलाता है। ठीक है ना, जो गौतम बुद्ध की कथाओं का समूह है उसको क्या कहते हैं, उसको आपका जातक कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। चलिए अगला देखिए यहाँ पर क्या है, अगला है हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन सी धातु मिली थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान के राजस्थान के क्षेत्र में अगर बात करते हैं तो तांबा जो है धातु यहाँ पर मिलती है। कौन सी धातु मिलती है, तांबा धातु मिलती है। ठीक है, चलिए
प्राचीन शहर हम्पी डैश साम्राज्य की राजधानी थी। तो याद रखेंगे प्राचीन शहर जो हम्पी था वो किसकी राजधानी थी, तो यहाँ पे विजयनगर की राजधानी थी। अब विजयनगर साम्राज्य का नाम आए और अगर आप इस साम्राज्य के जो स्थापना जिनके द्वारा करी गई थी उन्हीं को ना जानो तो फिर तो बेकार है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बारे में बात करते हैं तो हरिहर और बुक्का के द्वारा क्या होती है, स्थापना होती है। ठीक है, वो कब, 1336 में। तो यहाँ पर याद रखोगे कि हरिहर क्या हो जाता है, हरिहर हो जाते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाते हैं, और यहाँ पे बुक्का हो जाते हैं। इन दोनों के द्वारा क्या हो जाती है, यहाँ पे स्थापना करी जाती है विजयनगर साम्राज्य की। ना किसकी स्थापना करी जाती है, तो आप यहाँ पर ये भी याद रखेंगे कि विजयनगर जो साम्राज्य है इसकी जो स्थापना है वो इनके द्वारा करी जाती है। बोलेंगे सर बिल्कुल। और कब करी जाती है, यहाँ पे याद रखिएगा 1336 में क्या हो जाती है, स्थापना होती है। ठीक है ना, कब हो जाती है, 1336 में क्या हो जाती है, स्थापना यहाँ पर हो जाती है। बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पर समझो होता क्या है कि अगर हम लोग हरिहर और बुक्का के बारे में हम लोग थोड़ा सा भी डिटेल से जानते हैं तो यहाँ पर से समझते हुए चलेंगे कि इनका जो विजयनगर साम्राज्य था इसकी कोई एक राजधानी नहीं थी, टोटल इसकी जो है यहाँ पे 4 राजधानियां थी। पहली राजधानी आपके सामने यहाँ पर लिखी है हम्पी। इसके अलावा दूसरी जो आपकी राजधानी हो जाती है वो आपका वेनुगोंडा हो जाती है। ठीक है ना, क्या हो जाती है यहाँ पे, वेनुगोंडा जो है वो यहाँ पर इसकी दूसरी राजधानी थी। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। तीसरी राजधानी यहाँ पर क्या हो जाती है, तीसरी राजधानी जो है वो यहाँ पे चंद्रगिरी हो जाती है। ठीक है ना, क्या हो जाती है यहाँ पे, चंद्रगिरी। चौथी राजधानी यहाँ पर क्या हो जाती है, एनेगोंडी हो जाती है। ठीक है ना, क्या हो जाती है, एनेगोंडा जो है वो यहाँ पर, या फिर एनेगोंडी भी इसको बोला जाता था, ये आपकी चौथी राजधानी। ठीक है, चलिए काकोरी ट्रेन डकैती मामले में कौन कौन से जो नेता थे वो आपके अभियुक्त नहीं था। देखो एक चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह, ये 3 ऐसे नेता थे जो कि टोटल अगर नेताओं के बारे में बात करते हैं तो 4 नेता हो जाते हैं जिनको आजीवन कारावास की सजा भी मिली थी। ठीक है ना, इस पूरे मामले में क्या मिलती है, आजीवन कारावास की जो सजा है वो यहाँ पर मिलती है। और ये काकोरी हत्याकांड होता कब है, तो ये काकोरी डकैती जो कांड है वो होता कब है, ये समझना। सहारनपुर से लखनऊ के लिए एक यहाँ पे बस चलती है, सॉरी बस करो, ट्रेन चलती है और 8 डिब्बों की वो ट्रेन होती है। उस ट्रेन को यहाँ पे लूट लिया जाता है, किसके द्वारा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों के द्वारा। ठीक है ना, आप यहाँ पर याद रखेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो क्रांतिकारी होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, इसको लूट लिया जाता है। क्या करा जाता है, इसको लूट लिया जाता है। और कितने डिब्बों की, तो 8 डिब्बों की ये आपकी ट्रेन होती है। यहां पर से समझना बहुत अच्छे तरीके से, जिसके तहत मुकदमा चलता है। टोटल जो है यहाँ पे 17 लोग जो है वो इसमें दोषी पाए जाते हैं। कितने आपके, 17 जो है लोग यहाँ पे दोषी पाए जाते हैं, लेकिन 4 जो है इसमें से मुख्य होते हैं, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह और रामप्रसाद बिस्मिल, और एक हमारे हो जाते हैं अशफाक उल्ला खान। ठीक है ना, 4 नाम यहाँ पर याद रखिएगा। भगत सिंह का जो नाम है ना, ठीक है ना, भगत सिंह का नाम क्या हो जाता है, भगत सिंह के नाम के बारे में बात करते हैं तो इनका जो नाम है वो आपका 1929 में आपका लाहौर षड्यंत्र केस में आता है। ठीक है ना, आप क्या याद रखोगे, लाहौर षड्यंत्र केस में 1929 में जो है इनका नाम यहाँ पर आता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब ये सारी घटना होती है, इस घटना में अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से बात कर लेते हैं तो आपको क्या जानने को मिलेगा कि इसमें जो है चंद्रशेखर आजाद भी होते हैं जो कि यहाँ से फरार हो जाते हैं, और राम प्रसाद बिस्मिल के मुंह से एक बहुत अच्छे शब्द निकलते हैं जो आगे तक के लिए यहाँ पर फेमस भी हो जाते हैं, जब वो फांसी पे लटकाए जाते हैं। मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं, उनके द्वारा क्या हो जाता है, ये शब्द कहे जाते हैं किसके द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता, और उनको जो है फांसी यहां पर दे दी जाती है। ठीक है, क्लियर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला यहां पे आपको बताना है कौन थी। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष की पहली महिला जो है वो यहाँ पे कौन हो जाती है, तो पहली महिला जो है एनी बेसेंट हो जाती है। ठीक है ना, कौन हो जाती है यहाँ पे, एनी बेसेंट जो है वो यहाँ पे पहली महिला हो जाती है। अब था क्या, असल में इनके बारे में बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष महिला चुनी गई है, लेकिन ये भारत की थी नहीं, ये कहाँ की थी, तो ये भी आप याद रखना, ये आपकी आयरिश क्या हो जाती है, नागरिक हो जाती है। कहाँ की नागरिक हो जाती है, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे कि ये जो थी वो आपकी यहाँ पे आयरिश नागरिक थी। ठीक है, पहला पॉइंट तो आप यहाँ पर जरूर याद रखिएगा, क्या हो जाती है यहाँ पे, आयरिश नागरिक हो जाती है। बोलेंगे सर बिल्कुल। इसके अलावा यहाँ पर समझो, ठीक है ना, 1907 में आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी अध्यक्ष जो है उसके रूप में चुनी जाती है। ठीक है, आप ये भी याद रखोगे 1907 में क्या हो जाता है, इनको थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है उसका भी अध्यक्ष जो है यहाँ पे चुना जाता है। 1916 में क्या हो जाता है, इन्हीं के द्वारा मद्रास की होम रूल लीग की जो गठन है करा जाता है। ठीक है, एनी बेसेंट क्या करती है, मद्रास में जो आपकी होम रूल लीग होती है, ठीक है ना, क्या हो जाती है यहाँ पे, होम रूल लीग होती है 1916 में, वो भी इनके द्वारा क्या हो जाती है यहाँ पे गठित जो है वो आपकी करी जाती है। और इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इनके द्वारा क्या हो जाता है, 1907 में क्या हो जाता है, 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष महिला भी बन जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझो, अगर इन थोड़ा सा और डिटेल से यहाँ पर जानोगे, थोड़ा सा और डिटेल से आप यहाँ पे समझोगे
तो इनके द्वारा क्या हो जाती है, न्यू इंडिया नाम का एक क्या था, दैनिक पत्र भी इनके द्वारा निकाला गया था। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर में शुरू किया था। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग, महात्मा गांधी के बारे में क्वेश्चन आया और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में वास्तव में पढ़ना। महात्मा गांधी के द्वारा जो यहाँ पे आंदोलन है वो आपका बॉम्बे शहर में क्या होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है ना, कहाँ पर स्टार्ट होता है, आपका बॉम्बे शहर के अंदर आपका स्टार्ट किया जाता है। जब ये आंदोलन आपका बॉम्बे शहर के अंदर स्टार्ट होता है तो आपसे एक और चीज यहाँ पर नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे समझिएगा। ठीक है ना, कि ये जो आपका आंदोलन है 1942 में आपका स्टार्ट कर दिया जाता है। ठीक है, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब होता है क्या है, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं पर तो देखो भारत छोड़ो आंदोलन निकल के आता है, लेकिन कहीं कहीं पर इसका जो नाम क्या बोला जाता है, इसका नाम आपका अगस्त क्रांति भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। इसका एक और नाम हो जाता है जिसका नाम यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है, इसको आपका अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए, कहेंगे सर बिल्कुल समझ गए। अब इस आंदोलन में बहुत से नेता जो है यहाँ पे भाग लेते हैं। एक बात को समझो, तो जब बहुत से नेता भाग लेते हैं यहाँ पर क्या होता है कि ब्रिटिश कानून को एक तरीके से अंधा कानून भी नाम दिया गया था। और वो जो नाम है वो यूं ही नहीं दिया गया है। ठीक है, किसी को कोई भी नाम यूं ही नहीं दिया जाता है। होता क्या है, इसमें बहुत से नेताओं का इन्वॉल्वेशन होता है। अब उन नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए 9 अगस्त 1942 को एक आपका ऑपरेशन होता है जिसको 0 ओवर कहते हैं। ठीक है ना, या फिर 0 आवर कहते हैं। ठीक है ना, एक ऑपरेशन चलाया जाता है कब, आपका 9 अगस्त 1942 को चलाया जाता है। ठीक है ना, और क्या होता है वो, तो आपका 0 आवर ऑपरेशन जो है वो आपका यहाँ पे स्टार्ट करा जाता है। ठीक है, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, हम लोग यहाँ पर समझ गए। ये जो है वो आपका ऑपरेशन स्टार्ट होता है। जैसे ही राजा बेटा ये आपका ऑपरेशन स्टार्ट होता है तो आप यहाँ पर समझोगे कि इस ऑपरेशन के चलते यहाँ पर होता है क्या है, ये भी आप यहाँ पर समझना। ठीक है ना, तो इसमें काफी नेताओं को आपका जो है वो क्या कर लिया जाता है, काफी नेताओं को आपका गिरफ्तार करा जाता है। इसमें मुख्य तो सभी को पता होंगे कि गांधी जी जो है वो यहाँ पे मुख्य थे। ठीक है ना, कहेंगे सर बिल्कुल सही है। अब होता क्या है, अब यहाँ पे जब ये सारी चीजें चल रही होती हैं तो इसमें दो बहुत बड़े नाम निकल के आते हैं, कस्तूरबा गांधी और एक सरोजनी नायडू। इनको भी क्या हो जाता है, इनको आपका गिरफ्तार तो नहीं कह सकते हैं, हाँ एक तरीके से गिरफ्तार भी थे। स्टार्टिंग में जो इनको आगा खां पैलेस में रख दिया जाता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए, कहेंगे सर बिल्कुल समझ गए। ठीक है, चलिए अगला देखिए यहाँ पे, बाकी और भी थे। जैसे यहाँ पे एक बड़ा नाम क्या था, एक बड़ा नाम आपके थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना, सभी को पता होगा राजेंद्र प्रसाद कौन थे। तो इनको भी आपका गिरफ्तार करा जाता है। इनको गिरफ्तार करके कहाँ पर भेजा जाता है, तो इनको गिरफ्तार करके जो है वो आपका हाँ पटना भेजा जाता है। ठीक है ना, इनको गिरफ्तार करके कहाँ पे भेजते हैं, इनको गिरफ्तार करके पटना भेजते हैं। जवाहरलाल नेहरू को भी गिरफ्तार करा जाता है। इनको आपका पहले अहमदनगर किले में रखा जाता है, फिर बरेली, फिर लास्ट में आके अल्मोड़ा की जेल में जो है रख दिया जाता है। ठीक है, प्रकाश नारायण को भी यहाँ पे, जयप्रकाश नारायण थे, उनको भी आपका गिरफ्तार करा जाता है। उनको हजारीबाग की सेंट्रल जेल में रखा जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें यहाँ पर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी डिजाइन के आधार पर वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किया गया है। चलो जल्दी से बताओ कौन थे वो, तो यहाँ पर याद रखेंगे पिंगली वेंकैया जो है यहाँ पर क्या हो जाते हैं आपके सही उत्तर। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय की लेखनों में से एक नहीं है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। याद रखिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम जो है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, लाला लाजपत राय की जो लेखन थे उनमें से नहीं है। ठीक है ना, अभी किसकी लेखन है यहाँ पर याद रखेंगे। देखो इंडिया विंस फ्लाई के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इंडिया विंस फ्लाई पुस्तक जो है यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखी गई है। ठीक है ना, किसके द्वारा यहाँ पर लिखी गई है, तो नोट कर लीजिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा यहाँ पर ये जो पुस्तक है वो आपकी लिखी गई है। इसके बारे में यहाँ पर समझो। ठीक है ना, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये पुस्तक जो है बहुत ज्यादा फेमस भी थी, और क्यों फेमस थी इस चीज को समझो। ठीक है ना, पुस्तक के बारे में यहाँ पे भारत की कहीं ना कहीं आज़ादी के बारे में बात करी गई है। तो आप यहाँ पे नोट करोगे भारत की आज़ादी पर भी यहाँ पर बात करी गई है। बाकी आने वाले फ्यूचर में भारत कितना अच्छा जा सकता है, फिर कितना आगे बढ़ेगा, ये भी यहाँ पर बात हुई है। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो सभी लोग को पता होगा कि सर जो हिंद महासागर है हमारा क्या हो जाता है, तीसरा सबसे बड़ा महासागर हो जाता है। और किन महासागरों में सबसे बड़ी बात करते हैं तो सबसे पहले जो आपका महासागर बड़ा है वो कौन सा है, तो आप लोग याद रखेंगे प्रशांत महासागर आपका सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है ना, कौन सा महासागर है, तो प्रशांत महासागर आपका सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पर आप लोग यहाँ पर याद रखोगे कि अटलांटिक महासागर जो है, ठीक है ना, क्या हो जाता है यहाँ पे, अटलांटिक जो हमारा महासागर है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, वो यहाँ पे सबसे बड़ा महासागर हो जाता है। ठीक है, कहेंगे सब बिल्कुल। तीसरे नंबर पे सभी को पता है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, आपने हिंद महासागर सुना, बोलेंगे सर बिल्कुल हमने हिंद महासागर तो सुना है,
एक और नाम बड़ा अच्छा है और एक और नाम जो है आपका बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसको अद्र महासागर भी कहा जाता है। ठीक है, हिंद महासागर को यहाँ पर क्या बोलते हैं, अद्र महासागर जो है इसको यहाँ पे नाम दिया जाता है। ठीक है ना, क्या दिया जाता है नाम, अद्र महासागर जो नाम है वो इसको दिया जाता है। ठीक है, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब है क्या, अगर कभी भी आप हिंद महासागर को देखो, ठीक है ना, इसको हिंदुस्तान के नाम से क्यों दिया गया, हमारे भारत की ज्यादा से ज्यादा जो तट रेखा है वो यहाँ पे हिंद महासागर से लगती है या मिलती है, इसीलिए इसको जो है हिंद महासागर नाम भी दिया गया है। समझ गए, कहेंगे सर बिल्कुल समझ गए। अब समझो, यही कारण इसका है कि इसका नाम हिंद महासागर पड़ा। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे एक आपके सामने अंटार्कटिक महासागर लिखा हुआ है। ठीक है ना, और फिर यहाँ पे ठीक है ना आपका प्रशांत महासागर लिखा हुआ है। अंटार्कटिक महासागर पृथ्वी का 1/6 भाग जो है ना इसको कवर करता है। ठीक है ना, क्या करता है, इसको आपका कवर कर लेता है। ठीक है, और सबसे बड़ा महासागर जो है, ठीक है ना, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर का आधा है। ठीक है ना, क्या हो जाता है कि प्रशांत महासागर का जो आधा महासागर है वो हमारा कौन सा हो जाता है, तो वो हमारा यहाँ पे हिंद महासागर हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को, कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर। पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आपका ऑर्गन है, जल्दी से बताइए। तो सभी लोग को पता होगा, पृथ्वी के वायुमंडल में अगर हम लोग बात करते हैं तो 1% आपका ऑर्गन हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, आपका ऑर्गन हो जाता है। क्लियर हो गया सभी को, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा क्या क्या है, सबसे ज्यादा अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो पृथ्वी के जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, इसमें सबसे ज्यादा आपकी क्या हो जाती है, नाइट्रोजन हो जाती है। पता है कितने परसेंट, 7808% जो है यहाँ पे नाइट्रोजन है। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब समझो, ऑक्सीजन जो हमारी हो जाती है यहाँ पे, ठीक है ना, क्या हो जाती है, ऑक्सीजन जो हमारी हो जाती है ये भी हमारी सबसे ज्यादा हो जाती है। कितनी, 20.95% जो है ऑक्सीजन हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो जाती है, इसके अलावा आपकी ऑर्गन हो जाती है। ठीक है ना, क्या हो जाती है, ऑर्गन हो जाती है। ऑर्गन पता है कितने परसेंट होती है, 0.93% आपकी ऑर्गन है। अभी आपके सामने भी लिखा है। ठीक है, 1% लगभग वही है आपका। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, किसके बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करते हैं, CO2 के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो CO2 आपकी कितनी हो जाती है, तो लगभग आपकी 0.038% जो है वो आपकी CO2 हो जाती है। नियॉन जो है सबसे ज्यादा कम हो जाती है। नियॉन जो है वो आपकी यहाँ पे लगभग जो है मेरे ख्याल से 0.0018% आपकी हो जाती है। ठीक है, चलिए निम्न में से किस राज्य ने स्थायी वनों के द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ठीक है ना, अब यहाँ पर समझना। और हाँ चलो ठीक है, क्षेत्रफल सर्वाधिक है तो आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश जो है वो यहाँ पर क्या होगा, इसका करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, मध्य प्रदेश जो है वो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम के दौरान गहरी दरारें पैदा हो जाती, काली, पीली, लेटेराइट या फिर जलोढ़ मिट्टी। चलो जल्दी से, तो याद रखेंगे काली मिट्टी के अंदर क्या हो जाती है, गहरी जो दरार है वो यहाँ पे पैदा हो जाती है। ठीक है, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में RTGS में जी किस शब्द का घोतक है, ग्रॉस, ग्रेन, ग्रेजुअल या फिर ग्रैंड। ठीक है, तो आप यहाँ पर याद रखिए जी का मतलब होता है घोतक। ठीक है ना, क्या हो जाता है आपका, घोतक हो जाता है, या फिर इसको आपका ग्रास भी बोला जाता है ना, ग्रास हो जाता है। इसका पूरा नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा, RTGS का जो पूरा नेम हो जाता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 नामक अपनी पुस्तक में जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत देने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है, फ्रेडरिक एंगेल्स को या फिर कार्ल मार्क्स को, थॉमस रॉबर्ट माल्थस को या फिर आपका एडम स्मिथ को। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। तो ये जो पुस्तक है इसका श्रेय जो है किसको जाता है, इसका श्रेय जो है थॉमस रॉबर्ट माल्थस को यहाँ पर चला जाता है। क्लियर। अगला देखिए, वर्ष 2019 के लिए 141 देशों में विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक आपके प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत का स्थान आपको बताना है। याद रखिए 141वां। ठीक है ना, क्या हो जाता है यहाँ पे गलत दे रखा है। हाँ ठीक है, 141 देशों में 68वां जो है वो यहाँ पे भारत का स्थान हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपभोक्ता अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, कहीं भी आने जाने और बसने का अधिकार, वस्तु निर्माण का अधिकार या फिर हर जाने की अपेक्षा का अधिकार। ठीक है, तो आप याद रखोगे कि ये जो है एक उपभोक्ता अधिकार यहाँ पर कौन सा हो जाता है, हर जाने की अपेक्षा का अधिकार जो है यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, डी हो जाएगा। भारत सरकार का कौन सा विभाग जो है न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करता है, कृषि सहकारिता विभाग या फिर विनिवेश विभाग या फिर व्यय विभाग या फिर आपका आर्थिक कार्य विभाग। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करता है, तो ये आपका यहाँ पे कृषि और सहकारिता विभाग जो है यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है,
अगला देखिए, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? ठीक है, चलो अब यहाँ पे समझो, आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब के द्वारा ये जो है संविधान हमारा लिखा गया। लेकिन हाथों से लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? मेरे साथ में रिपीट करना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है इनका यहाँ पे नाम हो जाता है। अब यहाँ पर समझो कि मूल संविधान का जो सारा का सारा डेटा है वो इनके द्वारा अपने हाथों से लिखा गया था। ठीक है ना, याद रखिएगा। और जितना का जितना उसके अंदर हिंदी संस्करण मिलता है वो सभी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और बाद में जाके यहाँ पर क्या हो जाता है, बाद में HVR अयंगर के द्वारा यहाँ पर क्या होता है, इस पूरी संविधान सभा क्या करती है, इसको नियुक्त भी कर देती है किनको? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को, कि हाँ यही जो है पूरे आधिकारिक रूप से हाथों से संविधान लिखने वाले व्यक्ति के नाम से इनको जाना जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? जल्दी से बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के राज्यपालों का प्रावधान करता है? देखो एक चीज को समझो, अनुच्छेद 153 जो है राज्यों का यहाँ पे जो भी राज्यपाल होते हैं उनको प्रावधान करता है, या फिर उनको यहाँ पर क्या करता है, मनोनीत करता है, या फिर उनको जो है यहाँ पे राज्यपाल की गद्दी पर बैठाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझो। होता क्या है कि राज्य की एक कार्यपालिका होती है, सभी को पता होगा, यहाँ पे नोट करते हुए चलना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसकी डिटेल भी बहुत अच्छे से समझो। ठीक है ना, होता क्या है, जो हमारा राज्य होता है तो राज्य की क्या होती है, राज्य की हमारी यहाँ पे कार्यपालिका होती है। कहेंगे सर बिल्कुल, ये तो हमने सुना है, यहाँ पे राज्य की एक कार्यपालिका हो जाती है, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी? कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, और हमें यहाँ तक क्लियर भी है। अब ये यहाँ पे शब्द देखो, राज्य की कार्यपालिका, और ये इतना जरूरी है, इसको यहाँ पर राज्य कार्यपालिका का यहाँ पे जो प्रमुख बोला जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे राज्य की जो कार्यपालिका है इसका जो प्रमुख बोला जाता है, कौन बोला जाता है? तो सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि इसका जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। सर बिल्कुल ठीक है, प्रमुख जो है यहाँ पे राज्यपाल है। अब और समझो, यहाँ पर अगर राज्यपाल की नियुक्ति करी जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। पहली चीज तो आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, जो राज्यपाल होता है इसकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा करी जाती है? इसकी जो नियुक्ति है वो यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। और राष्ट्रपति जब इसकी नियुक्ति करता है तो इस नियुक्ति में आप याद रखोगे 5 साल का इसको क्या होता है, कार्यभार संभालना होता है। ठीक है ना, कितना हो जाता है यहाँ पे, 5 साल का जो कार्यभार है, ठीक है, वो इसको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर संभालना पड़ता है। और इससे पहले भी यहाँ पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, इससे त्याग पत्र जो है वो आपका मांग सकता है। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक समझ गए। और अगर कभी भी पूछा जाए कि भारत में प्रथम महिला जो यहाँ पे क्या राज्यपाल बनती है तो कौन हो जाती है, तो याद रखिएगा सरोजनी नायडू जो है यहाँ पे भारत की प्रथम महिला हो जाती है, तो आपकी राज्यपाल बनती है। ठीक है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, तो आप यहाँ पर कि भारत की प्रथम राज्यपाल जो है वो यहाँ पर कौन है, तो वो आपकी है सरोजनी नायडू। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर कौन हो जाती है, सरोजनी नायडू जी जो है वो यहाँ पर हो जाती है। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? बोलेंगे पॉइंट क्लियर हो गया। कहाँ की राज्यपाल बनती है ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये जो है उत्तर प्रदेश की यहाँ पर क्या राज्यपाल के रूप में नियुक्त करी जाती है। कहाँ की राज्यपाल के रूप में, तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के रूप में आपकी नियुक्त होती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे सूद से संबंधित है? आप लोग याद रखोगे कि यहाँ पे बात करते हैं तो भाग नंबर जो 12 है वो यहाँ पे। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक जो है वो यहाँ पे राष्ट्रपति होगा? तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत के अनुच्छेद नंबर 52 में कहा गया। अच्छा, ये तो सभी को पता है कि राष्ट्रपति हमारे भारत में होते हैं। ठीक है ना, इस राष्ट्रपति का मतलब पता है, इसका एक अर्थ पता है कि सर इस राष्ट्रपति शब्द का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति शब्द का जो आपका अर्थ हो जाता है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, राष्ट्र की एकता जो है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका अर्थ हो जाता है। ठीक है, आप क्या याद रखोगे कि सर राष्ट्र की जो एकता है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका यहाँ पे शाब्दिक अर्थ हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? कहेंगे सर बिल्कुल, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि राष्ट्र की जो एकता है उसको यहाँ पर क्या बोला जाता है, उसको यहाँ पे सीधी भाषा में क्या बोलते हैं, उसको ही राष्ट्रपति बोलते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर क्या करता है, राष्ट्रपति एक तरीके से अखंडता और स्थिरदृढ़ता, ठीक है ना, अखंडता और स्थिरदृढ़ता का यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रतीक हो जाता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि अखंडता, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या हो जाता है, स्थिरदृढ़ता जो है इसका क्या हो जाता है, यहाँ पे प्रतीक भी जो है वो यहाँ पे किसको बोला जाता है, राष्ट्रपति को ही बोला जाता है भारत के। ठीक है ना, अब यहाँ पे समझो कि भारत की जो भी संघीय कार्यपालिका है इसका प्रधान कौन है, राष्ट्रपति। ठीक है ना, और कार्यपालिकाओं की या फिर संघ की जितनी शक्ति होती है उसका भी यहाँ पे प्रधान राष्ट्रपति को ही आपका बोला जाता है। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु जो है वो यहाँ पर कितनी हो जाती है, ये बताएंगे। ठीक है ना,
तो आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है अगर बेसिकली हम लोग बात करते हैं तो न्यूनतम आयु जो है वो यहाँ पर कितनी रखी गई है, तो 35 वर्ष जो है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, न्यूनतम आयु आपकी रखी गई है, ठीक है ना। कितनी रखी गई है, 35 वर्ष रखी गई। क्लियर। अगला देखिए, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 9 राज्य आपके केंद्र शासित प्रदेश आपके सीमावर्ती हो जाते हैं, जिसमें से कौन कौन से हैं याद रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली, ठीक है। भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश से सीमा मिलाते हैं, तो आप याद करो सबसे ऊपर अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाता है, बोलेंगे सर उत्तराखंड हो जाता है कि नहीं हो जाता है, बोलेंगे सर बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाता है, उत्तराखंड हो जाता है, ठीक है। उसी के जस्ट ऊपर अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, हिमाचल प्रदेश हो जाता है, बोलेंगे सर बिल्कुल हमारा क्या हो जाता है, हिमाचल प्रदेश हो जाता है, ठीक है। अगर हम अपने पश्चिम की तरफ यूपी के चले जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, हरियाणा हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, हरियाणा हो जाता है, ठीक है। और थोड़ा सा अगर हम लोग इस तरफ चले जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, राजस्थान हो जाता है, बोलेंगे सर बिल्कुल हमारा क्या हो जाता है, राजस्थान। अब बिल्कुल नीचे में अगर हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है, मध्य प्रदेश हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, मध्य प्रदेश। फिर यहाँ पे कौन सा हो जाता है, छत्तीसगढ़ हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, छत्तीसगढ़ हो जाता है। इसी के अलावा हमारा जो बिहार दिल्ली हो जाता है, यहाँ पर आप दिल्ली को मान लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करिएगा, बिहार को मान लीजिए। अब ये क्या हो जाते हैं, हमारे यहाँ पे कुछ जगह हो जाती है, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार। यहाँ पे एक लगता है सोनभद्र, ठीक है ना, इसकी सीमा इन तीनों राज्यों से मिलती है। तो भारत का शहर जिसकी सीमा 3 राज्यों से मिलती है, तो यहाँ पे बिहार से भी मिलती है, छत्तीसगढ़ से भी, मध्य प्रदेश से किसकी मिलती है, सोनभद्र की जो सीमा है यहाँ पर मिलती है। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, तो आप लोग याद रखिएगा त्वरण जो है परिवर्तन की दर यहाँ पे कहलाती है। क्या कहलाती है, यहाँ पे परिवर्तन की जो दर है वो आपकी यहाँ पे त्वरण कहलाती है। क्लियर हो गया सभी को, कहेंगे बिल्कुल क्लियर। अगला देखिए हमारा क्या है, लेंस की क्षमता पावर के एसआई मात्रक निम्नलिखित में से किस अक्षर के द्वारा निरूपित किया जाता है, एस के द्वारा, डी के द्वारा, एम के द्वारा या फिर आपका ए के द्वारा। तो आप लोग याद रखिएगा डी जो है यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रत्येक पानी के अणु में हाइड्रोजन परमाणु एक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर याद रखोगे 2 परमाणु यहाँ पे होते हैं, ठीक है ना। डैश मिश्र धातु कॉपर और टीन का मिश्रण जो है वो यहाँ पे क्या कहलाता है, तो आप लोग याद रखेंगे बेल मेटल जो है वो आपका यहाँ पे मिश्रण कहलाता है, ठीक है ना, क्या कहलाता है, बेल मेटल। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक जल जनित बीमारी है, न्यूमोनिया, सामान्य जुकाम, हैजा या फिर कठमाला जिसको आपका मम्पस बोला जाता है। देखो जल जनित बीमारी में अगर हम लोग बात करते हैं तो हैजा इसको बोलते हैं, ठीक है ना, क्या हो जाता है, हैजा इसको बोला जाता है, जल जनित बीमारी है, ठीक है ना। अब होता है क्या है, एक आपका विब्रियो कॉलेरी करके, ठीक है ना, क्या हो जाता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, विब्रियो कॉलेरी, ठीक है ना, क्या हो जाता है, यहाँ पे विब्रियो कॉलेरी एक आपका हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, एक तरीके का जीवाणु होता है, ठीक है ना, क्या होता है, ये आपका यहाँ पे एक जीवाणु होता है, इससे बीमारी जो है वो आपकी फैलती है। अब समझो इसके अलावा बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो एक आपका कंठमाला नामक बीमारी है, ये आपका मम्पस विषाणु होता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, एक आपका मम्पस विषाणु होता है, इससे आपकी फैलती है, ठीक है, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है, मम्पस विषाणु से आपकी वाली बीमारी फैलती है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जो भी मम्पस विषाणु जो है वो हमारा क्या करता है, जो हमारी लार ग्रंथि होती है, ठीक है ना, क्या होती है हमारी यहाँ पे लार ग्रंथि होती है, इसको आपका सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। और जो निमोनिया रोग है वो आपको सभी को पता होगा, ये एक आपका डिप्लोकोकस आपका न्यूमोना होता है, उससे आपका हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दे रखा है कि पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए केंद्रीय पर्यावरण के द्वारा यहाँ पर शुरू करे गए शुभंकर का नाम क्या था, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे शुभंकर का नाम जो है प्रकृति हो जाता है, ठीक है। चलिए 1 मिनट रुकिएगा। चलिए हीराकुंड बांध जो है वो आपका किस नदी पर स्थित है, आपको बताना है। हीराकुंड बांध के बारे में अगर हम लोग तो महानदी पर स्थित आपका बांध हो जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग समझेंगे कि सर ये महानदी जो है वो हमारी कहाँ पर है, महानदी जो है एक आपकी जगह पड़ती है उड़ीसा के अंदर, यहाँ पर नोट करिएगा, एक आपकी जगह पड़ जाती है उड़ीसा में, जिसका नाम यहाँ पर क्या होता है, जिसका नाम आपका संभलपुर होता है, जिसका नाम संभलपुर। ये जगह याद रखो, उड़ीसा में संभलपुर नामक एक आपकी जगह पड़ती है, जहाँ पे आपका क्या हो जाता है, हीराकुंड बांध हो जाता है, ठीक है ना। और विश्व की सबसे लंबी नदी पर, ठीक है ना, नदी का सबसे लंबी नदी का बांध है जिसकी लंबाई जो है 4800 मीटर है, ठीक है ना। विश्व हीराकुंड बांध विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है, ठीक है, याद रखना, सबसे लंबी नदी नहीं, विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है, ठीक है, हीराकुंड बांध,
अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर समझते हुए चलिएगा अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का प्रयोग जो है वो आपका करा जाता है। तो सिलिकॉन का जो प्रयोग है वो आपका यहाँ पे सौर सेल का निर्माण करने के लिए करा जाता है, ठीक है। चलो अगला देखो आपके सामने क्या है कि लोसर उत्सव जो है वो आपको पूछा जा रहा है कि किस जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। लोसर उत्सव के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा लोसर उत्सव जो है वो आपका मोनपा, ठीक है ना, क्या हो जाती है, मोनपा जनजाति हो जाती है, इसके द्वारा आपका मनाया जाता है। अब ये है क्या, देखो भारत, भूटान, तिब्बत और नेपाल में ये जो आपका उत्सव है मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे भारत हो गया हमारा, ठीक है, भूटान हो गया हमारा, ठीक है, इसके अलावा तिब्बत हो गया, है ना, क्या हो गया, नेपाल हो गया। इन 4 देशों में हमारे क्या हो जाता है, 4 देशों में जो है वो ये त्योहार जो है वो आपका मनाया जाता है, क्योंकि इन चारों ही देशों में जो है यहाँ पे मोनपा जनजाति आपकी पाई जाती है, ठीक है। और जितने भी पूर्व के राज्य, लद्दाख हो गया, वहां पे बेसिकली ज्यादातर मनाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है लोसर का, पता है, लोसर का मतलब होता है नया साल, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है लोसर, इसका मतलब आपका होता है साल। तो ये त्योहार का यहाँ पर क्या हो जाता है, फुल नेम हो जाता है नया साल, ठीक है। अगला देखो, भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में यहाँ पे मनाया जाता है। तो आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे भारत रत्न जिन्होंने प्राप्त करा था, तो यहाँ पे एम विश्वेश्वरैया के द्वारा यहाँ पर क्या हो जाता है, विश्वेश्वरैया का जो जन्म दिवस है उसको हमारा इंजीनियर दिवस के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है, ठीक है, क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दे, निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की नृत्य शैली है, लेजिम, ओटतुल्लम, माचा या फिर आपका चेराव, ठीक है ना। तो माचा जो हो जाता है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, मध्य प्रदेश की आपकी नृत्य शैली हो जाती है। माचा के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो ये जो है मालवा का जो क्षेत्र है ना, ठीक है, मध्य प्रदेश में जो हमारा क्या हो जाता है, मालवा जो क्षेत्र हो जाता है या फिर मालवा क्षेत्र जो है, उस क्षेत्र का क्या हो जाता है, तो उस क्षेत्र का आपका प्रमुख यहाँ पे नृत्य जो है इसको बोला जाता है, ठीक है। और माचा नृत्य जो है वो आपका किसके द्वारा यहाँ पर मनाया जाता है, या फिर माचा नृत्य जो है किसकी याद में मनाया जाता है। तो एक गुरु थे जिनका नाम था गुरु सिद्धेश्वर सेन, है ना। तो यहाँ पर ये भी याद रखिएगा, सिद्धेश्वर जो हमारे यहाँ पर हो जाते हैं, सिद्धेश्वर सेन जो गुरु हो जाते हैं, उनकी याद में क्या हो जाता है, ये जो त्योहार है या फिर ये जो नृत्य है वो आपका करा जाता है, ठीक है ना। चेराव कहाँ से संबंधित है, तो चेराव जो है वो आपका राजस्थान से संबंधित हो जाता है, ठीक है ना। कहाँ से संबंधित हो जाता है, राजस्थान से संबंधित, ठीक है। चलिए, ओट्टम तुल्लल जो है वो आपका केरल से संबंधित हो जाता है, ठीक है। लेजिम जो है वो आपका यहाँ पे महाराष्ट्र, ठीक है ना, इससे संबंधित हो जाता है, यहाँ पे नोट करें। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। राप्ती है, महाकाली है या फिर आपका नारायणी है या फिर आपका करनाली है, ठीक है। यहाँ पे नेपाल की सबसे लंबी नदी जो है वो आपसे पूछी जा रही है, तो यहाँ पर नोट करेंगे करनाली नदी जो है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, नेपाल की सबसे लंबी नदी, ठीक है। कैसे, अगर इस नदी के बारे में बात करेंगे, टोटल अगर हम लोग इसकी लेंथ के बारे में बात करते हैं तो 507 किलोमीटर लंबी ये आपकी नदी है ना। कितनी यहाँ पर लंबी नदी हो जाती है, तो 507 किलोमीटर आपकी लंबी नदी। अब यहाँ पे समझो कि सर ये तो ठीक है सबसे लंबी नदी है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो नेपाल की सबसे लंबी एक और यहाँ पे ताल मतलब जानते हो क्या होता है, झील। नेपाल की सबसे लंबी झील जो है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, टाटा, ठीक है ना, टाटा ताल झील हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे नोट करिएगा, टाटा ताल झील जो है वो नेपाल की सबसे लंबी यहाँ पे बड़ी या फिर सबसे लंबी यहाँ पे झील हो जाती है, ठीक है ना। और गंडक जो है नेपाल और बिहार के बीच में आपकी क्या हो जाती है, बहने वाली एक नदी हो जाती है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो बच्चे यहाँ पे आंसर ये कर देते हैं कि सर गंडक जो है यहाँ पे नदी है, ठीक है, क्योंकि गंडक जो है वो यहाँ पर क्या करती है, नेपाल का जो एरिया है इसमें हमारी जो है यहाँ पर आ जाती है, फिर नेपाल का और बिहार, मतलब नेपाल और इंडिया के एरिया में ये जो नदी है हमारी पाई जाती है। तो नेपाल और बिहार के बीच में गंडक नदी पाई जाती है, लेकिन सबसे लंबी नदी नहीं है, ठीक है ना। तो इसी पर आपका त्रिवेणी बांध भी है, ठीक है। गंडक जो नदी है वो क्या हो जाती है, नेपाल और बिहार के बीच में है, ये तो हम लोग सभी क्लियर होगा सर। नेपाल और बिहार के बीच में हमारी यहाँ पे गंडक नदी है, और यहीं पर क्या हो जाता है, हमारा जो टिहरी बांध हो जाता है ये भी आपका पाया जाता है, ठीक है सर। सॉरी, त्रिवेणी बांध यहाँ पे लिख लीजिएगा, त्रिवेणी जो बांध है वो भी हमारा यहाँ पर पाया जाता है। किरण देसाई ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है, ठीक है ना। तो किरण देसाई के द्वारा आपका द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो है वो आपकी लिखी गई है। अगला देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक आपको बताना है कब हुई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, संविधान सभा की पहली बैठक के बारे में बात करते हैं। होता क्या है, थोड़ा सा हमको यहाँ पे हिस्ट्री यहाँ पे फिर से रिमाइंड करनी होगी। और संविधान सभा की पहली बैठक जो है दिसंबर 1946 में होती है, ठीक है ना। कब होती है, दिसंबर 1946 में। अब होता क्या है, अब ये जो पहली बैठक है इसमें क्या होता है, 9 दिसंबर 1946 में होती है। कब होती है, 9 दिसंबर 1946 में, जिसमें टोटल आपके ऑलमोस्ट 207 सदस्य जो हैं वो यहाँ पे हिस्सा लेते हैं, ठीक है। कितने सदस्य हिस्सा लेते हैं, तो 207 जो यहाँ पे सदस्य हो जाते हैं, इनके द्वारा यहाँ पर क्या करा जाता है, इसमें हिस्सा लिया जाता है। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है,
ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो हमारी पहली बैठक हो रही है इसके यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका जो यहाँ पे अध्यक्षता है किसके द्वारा करी जाती है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा यहाँ पर इसकी अध्यक्षता भी करी जाती है। क्या हो जाता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा जो है इसकी जो अध्यक्षता है वो भी आपकी करी जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक, कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है, ठीक है ना, किस राज्य के अंदर आपकी विधान परिषद हो जाती है ये आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर आपकी क्या हो जाती है, विधान परिषद जो है वो आपकी हो जाती है। और निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की राज्यसभा प्रतिनिधित्व है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे बताएंगे। तो पंडुचेरी का यहाँ पर क्या हो जाता है, पंडुचेरी की राज्यसभा जो है यहाँ पे प्रतिनिधित्व है। अगला देखिए कि पहला मुगल बादशाह कौन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अभी आपने पहले क्वेश्चन में ही पढ़ लिया होगा कि कौन था। तो पहला जो मुगल बादशाह था वो यहाँ पे बाबर था। ठीक है, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब बाबर से जुड़ी कुछ यहाँ पे चीजें समझो। देखो बाबर का यहाँ पे लड़का कौन था, बाबर का लड़का था हुमायूं। ठीक है, जहांगीर इसका कौन था, यहाँ पे पोता था, क्योंकि बाबर का यहाँ पे पर पोता था। ठीक है, क्योंकि हुमायूं का लड़का यहाँ पर कौन था, अकबर। ठीक है, अकबर का लड़का यहाँ पर हो जाता है कौन, यहाँ पे जहांगीर। ठीक है, शेरशाह सूरी, बहुत अच्छा नेम है। शेरशाह सूरी क्या करता है, बाबर को यहाँ पे खदेड़ देता है, कहाँ से, भारत से। अब समझो बाबर का वास्तविक नाम क्या था, तो जहीरुद्दीन मोहम्मद जो है बाबर का यहाँ पे वास्तविक नाम। ठीक है, यहाँ पर ये भी याद रखेंगे कि इसका वास्तविक नाम क्या हो जाता है, तो नोट कर लीजिएगा, जहीरुद्दीन। ठीक है ना, यहाँ पे नोट करिएगा, जहीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है ना, क्या हो जाता है यहाँ पे, ये इसका क्या था यहाँ पर वास्तविक नाम। ठीक है, अब यहाँ पर समझो कि सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो आपसे ये कहा जाता है कि भाई बाबर जो है सबसे पहले यहाँ पे पानीपत का युद्ध भारत में लड़ता है। सभी को पता होगा, कहोगे हाँ सर ऐसे ही कुछ था, और शायद ऐसे ही कुछ हुआ भी था, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई एक और चीज है। 1519 का समय होता है जब बाबर के द्वारा पहला अभियान चलाया जाता है, और उस अभियान में क्या होता है, यहाँ पे यूसुफ जाई जनजाति होती है। ठीक है ना, भारत में हमारी जनजाति होती है जिसको नाम यहाँ पर, जिसका नाम क्या था, यूसुफ जाई जनजाति है। इस जनजाति से यहाँ पे 1519 में आपका जो हमारा आपका जो बाबर है, जो यहाँ पे बाबर हो जाता है वो यहाँ पे लड़ने के लिए आता है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया सभी को। और इसने एक आपका शाहरुख, ठीक है ना, एक इसके द्वारा सिक्का भी चलाया जाता है, उस सिक्के का नाम होता है शाहरुख। ये सिक्का भी इसके द्वारा यहाँ पर चलाया गया था, और चांदी का सिक्का। ठीक है, और इसके द्वारा सड़क को मापने वाली इकाई गज ए बाबरी, ठीक है ना, क्या चलाई गई थी, गज ए बाबरी भी जो है इसी के द्वारा आपकी चलाई गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा पुराना है। चलिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा पुराना है। तो सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि ऋग्वेद जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा पुराना हो जाता है। क्या हो जाता है, ऋग्वेद, जिसमें क्या है, एक ऐसा वेद है जिसने, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इसमें कुल जो है वो आपके 10 मंडल है। ठीक है, इस वेद में यहाँ पर आप लोग याद रखो, कुल जो है यहाँ पर क्या हो जाते हैं, 10 मंडल हो जाते हैं। 1028 यहाँ पर क्या है, 1028 यहाँ पे सूक्त है ना, क्या हो जाते हैं, सूक्त हो जाते हैं। 10,462 क्या है आपकी यहाँ पे रचनाएं हो जाती हैं। 10,462 जो है वो यहाँ पर क्या हो जाती हैं, तो वो आपकी यहाँ पे रचनाएं हो जाती हैं। ठीक है, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। आप समझो, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ऋग्वेद यहाँ पे क्या हो जाता है, ऋग्वेद के बारे में क्लियर हो गया, 10 मंडल है यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पर ऋग्वेद को यहाँ पर एक तरीके से 2 ब्राह्मण ग्रंथ भी बोला जाता है। ठीक है, आप ये भी याद रखना, ऋग्वेद को ही 2 ब्राह्मण ग्रंथ आपका बोलते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिए यहाँ पर क्या है कि अकबरनामा अबुल फल द्वारा खंडों में रचित अकबर के शासनकाल का इतिहास 5, 2, 3, 4 कितने बार है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। तो अकबरनामा जो है वो अबुल फजल के द्वारा 3 खंडों में आपकी क्या करी गई है, 3 खंडों में यहाँ पे रचित करी गई है। ठीक है, चलो अब होता क्या है, इस अकबरनामा में अगर हम लोग पहले भाग के बारे में बात करते हैं तो अकबर के पूर्वजों का यहाँ पर क्या करा गया है, वर्णन करा गया है। ठीक है ना, जो अकबर के, ठीक है ना, अकबर के कौन रहे, जो पूर्वज रहे हैं उनका यहाँ पर क्या होता है, वर्णन होता है। ठीक है, बोलेंगे सभी। दूसरा यहाँ पर, दूसरे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो दूसरे भाग में अकबर का शासनकाल कैसा था। ठीक है ना, क्या हो जाता है यहाँ पे, अकबर का जो शासनकाल था वो यहाँ पर कैसा था। तीसरे भाग में हमारा क्या हो जाता है, तीसरे भाग में आपका यहाँ पे एक तरीके से मुगल प्रशासन को किस तरीके से अकबर ने संभाला। ठीक है ना, तो यहाँ पर समझना। और होता क्या है, यहाँ पे फारसी भाषा का प्रयोग होता है अकबरनामा को लिखने में। कौन सी भाषा का प्रयोग होता है, तो फारसी भाषा का जो है यहाँ पे प्रयोग भी करा जाता है। ठीक है ना, चलो
अगला देखो यहाँ पर क्या है कि ज्योतिबा फूले के द्वारा निम्नलिखित में से किस संघ संगठन की स्थापना की गई थी, आपको बताना है, ठीक है ना। कौन सा संघ संगठन था जिसकी यहाँ पे स्थापना जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा करी गई थी, तो आप लोग याद रखेंगे कि सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में यहाँ पर किसके द्वारा करी जाती है, ज्योतिबा फूले के द्वारा आपकी करी जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, बोलेंगे सर बिल्कुल हमको क्लियर हो रहा है। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है, नव पाषाण युग, धातु युग, ताम्र पाषाण युग या फिर आपका पुरा पाषाण काल। तो यहाँ पर याद रखोगे प्रागैतिहासिक काल के पहले युग जो है उसको यहाँ पे पुरा पाषाण काल जो है यहाँ पे नाम दिया जाता है, ठीक है ना। क्या नाम दिया जाता है, पुरा पाषाण काल। अच्छा अब एक चीज यहाँ पर समझो, मार्च 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की थी। सत्याग्रह की मांग के लिए राजस्व वसूली में छूट, बेहतर गुणवत्ता वाले बीज या सिंचाई सुविधा में सुधार या फिर आपका यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र, किसको जो है यहाँ पर तवज्जो दिया गया था, ठीक है ना। तो था क्या, राजस्व वसूली में यहाँ पर छूट की यहाँ पर क्या करी गई थी, मांग करी गई थी। तो पहला वाला ये जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अगला देखो, भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित हैं, तो याद रखिएगा उत्तरी मैदान जो है वो आपकी जलोढ़ मिट्टी से क्या हो जाते हैं, निर्मित हो जाते हैं। कौन सी मिट्टी से, आपकी जलोढ़ मिट्टी से आपके उत्तरी मैदान जो है वो आपके निर्मित है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर क्या है कि नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी आपकी तय करी थी, तो यहाँ पर याद रखेंगे कि नमक सत्याग्रह जो आपका होता है उसमें महात्मा गांधी के द्वारा जो कितनी दूरी जो है वो आपकी तय करी जाती है, तो आप लोग याद रखिएगा 241 मील जो है वो दूरी आपकी यहाँ पे महात्मा गांधी के द्वारा तय करी जाती है, ठीक है। अब था क्या, इसी को आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बोला जाता है, ठीक है, किसको, महात्मा गांधी के इस आंदोलन, जैसा बिल्कुल ठीक है। अब है क्या, बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो गांधी जी के साथ यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो यात्रा है या फिर ये जो आंदोलन है वो आपका 1930 में स्टार्ट होता है, ठीक है ना, 1930 में, वो भी 12 मार्च, ठीक है, कहेंगे सब बिल्कुल ठीक है। अब ये जो यात्रा है पूरी की पूरी 24 दिन में कंप्लीट करी जाती है, ठीक है ना। कितने डेज में, तो ये आपका 24 डेज में आपकी यात्रा जो है वो आपकी कंप्लीट कर ली जाती है, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है कि दांडी पहुंचकर गांधी जी क्या करते हैं कि यहाँ पे कि अंग्रेजों का जो नमक कानून है उसको यहाँ पे तोड़वाया जाता है, ठीक है ना। चलिए 1774 में सर्वोच्च न्यायालय के किस शहर को फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया, तो आप लोग याद रखेंगे कलकत्ता जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर होगा। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था, याद रखना रॉलेट एक्ट ही क्यों इतना ज्यादा मतलब फेमस है, क्या है इसे, देखो रॉलेट एक्ट जो है 1919 में आपका लागू कर दिया था, क्या हो जाता है यहाँ पे 1919 में जो है ये आपका एक्ट जो है वो आपका लागू करा, ठीक है। और इसी एक्ट को हटाने का सबसे बड़ा जो यहाँ पे रीजन था, सबसे बड़ी जो घटना निकल के आती है, मार्च में ये एक्ट जो है वो आपका लागू होता है, ठीक है, मार्च 1913 में। और अप्रैल में, ठीक है ना, क्या हो जाता है, अप्रैल में 6 अप्रैल को 1919 में क्या हो, सॉरी 19 में और 1919 में ये आपका एक्ट जो है आपका लागू करा जाता है। और 6 अप्रैल 1999 में क्या हो जाता है, यहाँ पे गोली चलवा दी जाती है। अब ये जो गोली चलवाई जाती है गांधी जी के विरुद्ध में, गांधी जी यहाँ पर क्या करते हैं, गांधी जी का भी कुछ मतलब नहीं है, समझो कि यहाँ पे जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो इसी एक्ट के चलते ही यहाँ पर हुआ था, या इसी एक्ट से जो है यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड को आपका नाम भी या फिर जो है यहाँ पे करा जाता है, या फिर उसमें सबसे बड़ा जो हाथ था वो रॉलेट एक्ट का ही आपका हाथ भी था, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सभी को, कहेंगे सर बिल्कुल हमको यहाँ तक क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो कुल मिला के क्लास जो है वो आपकी यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। और इस क्लास में जितने 56 क्वेश्चन जो है वो आपको हमारे द्वारा क्लियर करवाए गए हैं, ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर करवाए गए हैं।